सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके पार्ट 9 अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट 10। पार्ट 10 में अपन पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जिसे आप EMF के नाम से भी जानते हैं। और EMF का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हिंदी में इनको बोलें तो बोलेंगे सेल विभव या विद्युत वाहक बल। सेल विभव या विद्युत वाहक बल। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उसका उपयोग अपन विद्युत वाहक बल की गणना में करेंगे। कैसे देखिएगा, कोई भी धातु है, उस धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों के विलयन में अपन डुबो देते हैं। ये धातु की छड़ है और ये इसी धातु के आयनों का विलयन है। इस धातु की छड़ के धातु परमाणु और विलयन के धातु आयनों के मध्य इस प्रकार से एक साम्य स्थापित हो जाता है। ये M धातु परमाणु ऑक्सीकृत होकर धातु धनायन बनाता है और धातु धनायन अपचयित होकर वापस धातु परमाणु बना लेता है। तो अग्र दिशा में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और पश्च दिशा में क्या हो रहा है? अपचयन। अपन ने कल भी देखा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रियाएं होने के बाद धातु की छड़ और विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मान लो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण होने से क्या होगा? धातु में से धातु परमाणु ऑक्सीकृत होकर धनायन के रूप में विलयन में घुलते जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो छड़ पे रहेंगे। तो छड़ का आवेश है वो विलयन की तुलना में ऋणावेशित हो गया। तो विलयन धनावेशित और जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो दो अलग अलग आवेशों की परतें बन गई। आवेशों के द्विक स्तर, दो स्तरों का निर्माण हो गया। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तब छड़ कैसी रही? ऋणावेशित। और विलयन कैसा हुआ? धनावेशित। और अगर अपचयन हो रहा है तो विलयन में जो धनायन है वो अपचयित होते हैं और छड़ में से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो छड़ में से इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो छड़ हो गई धनावेशित और विलयन हो गया ऋणावेशित। इस स्थिति में भी छड़ और विलयन पर दो विपरीत आवेश उत्पन्न होने के कारण आवेशों की दो परतें बन गई और इन परतों के कारण ही जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसे अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ उसे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ उसे अपचयन विभव कहते हैं। यहां एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार लगाया है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के आंकिक मान हमेशा बराबर होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी इलेक्ट्रोड है उसके लिए ऑक्सीकरण विभव मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति,
और अपचयन विभव मतलब अपचयित होने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के जो आंकिक मान है वो हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होंगे। जैसे मान लो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव का मान धनात्मक है तो उतने ही आंकिक मान वाला ऋणात्मक मान उसका क्या हो जाएगा, अपचयन विभव हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें, उदाहरण जिंक इलेक्ट्रोड की अगर अपन बात करें, जिंक इलेक्ट्रोड, उसके लिए अपचयन विभव का मान, जिसको अपचयन को कैसे दर्शाएंगे, धनायन है उससे परमाणु बन गया, तो अपचयन विभव का जो मान है, जिसे विभव को अपन ई के द्वारा दर्शा रहे हैं, -0.76 वोल्ट होता है। लेकिन इसके ऑक्सीकरण विभव का मान कितना हो जाएगा, ऑक्सीकरण विभव का मान, आंकिक मान इतना ही है लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड है, उसके अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट है, इसलिए इसके ऑक्सीकरण विभव का मान, देखिए आंकिक मान बराबर ही है, 0.76 वोल्ट है दोनों में ही, लेकिन अपचयन विभव चूंकि ऋणात्मक में है तो ऑक्सीकरण विभव धनात्मक में है। ऑक्सीकरण विभव को इस तरह से अपन दर्शा सकते हैं, पहले धातु परमाणु फिर धातु धनायन इसमें हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण दर्शा रहा है, धातु परमाणु से धातु धनायन बन रहा है। ऊपर वाले में अपचयन दर्शाया जा रहा है, धातु धनायन से धातु परमाणु बन रहा है, आंकिक मान बराबर हैं, चिन्ह विपरीत हैं। दूसरा देखिएगा, उदाहरण लें, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर अपन बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव ECU2+ से Cu बना, जिसका मान होता है +0.34 वोल्ट। कॉपर के अपचयन विभव का मान धनात्मक में है, प्लस में है 0.34 वोल्ट, और इसके ऑक्सीकरण विभव का मान आप समझ गए होंगे, मान यही रहेगा लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा, Cu2+ -0.34 वोल्ट। तो ये तो यहां पर अपने जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करी है, सभी इलेक्ट्रोडों के लिए ऐसा ही होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के आंकिक मान बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। अब चिन्ह विपरीत हो गया, इसका मतलब क्या है कि शून्य से दूरी, शून्य से ऊपर मान है तो धनात्मक है, शून्य से नीचे मान है तो ऋणात्मक मान होता है, अपन गणित में ऐसा देखते हैं। शून्य से धनात्मक का मान जितना ऊपर है, ऋणात्मक का मान उतना ही नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा धनात्मक होगा, उसके ऑक्सीकरण विभव का मान उतना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा। होता है कि नहीं? जैसे कॉपर है, उसके लिए अपचयन विभव 0.34 वोल्ट अपचयन विभव है, तो ऑक्सीकरण विभव -0.34 है। तो अपन कहेंगे किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज्यादा है, उसके अपचयन विभव का मान उतना ही कम होगा। ये चीज ध्यान रखने की है। क्लियर है? अब देखिए, ये है सिर्फ इलेक्ट्रोड के लिए। आज का टॉपिक क्या है अपना, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। और सेल कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ेंगे। तो अपने इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं। देखिए, मैं यहां पे एक सेल बना रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रोड है,
ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयनों के बीच में मैंने लगा दिया लवण सेतु। ये लवण सेतु है। लवण सेतु के बारे में अपन पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लवण सेतु का काम क्या है, क्या होता है इसमें। ये है यहाँ पे लवण सेतु। और इलेक्ट्रोडों के लिए अपन मान लेते हैं कि ये है जिंक इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड है तो ये हो गई कॉपर की छड़, कॉपर रोड, और विलयन हो गया कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ये है जिंक रोड, जिंक की छड़, और विलयन हो गया ZnSO4 का विलयन। ठीक है, अब देखिए यहां अपन इसको दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ रहे हैं, एक सुचालक तार की भांति अपन जोड़ेंगे। तो ये हो गया इसका बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के बहाव के द्वारा विद्युत का बहाव होता है। यह है लवण सेतु वाला जो पथ है, क्या हो गया, आंतरिक परिपथ हो गया, आंतरिक परिपथ हो जाता है। ठीक है, बाह्य परिपथ से आपने इसको जोड़ दिया। यहां पर ये देखिए क्या चीज है, आपको जो मीटर सा दिख रहा है ना, ये क्या चीज है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वोल्ट मीटर है या पोटेंशियोमीटर है। तो उन दोनों ही कंडीशन में ये जो अपन विभव की गणना करेंगे उसके मान अलग अलग आएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखेंगे अपन। दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपन ने जोड़ दिया तो देखिए अपन ने देखा कि जो जिंक है उसके ऑक्सीकरण विभव का मान कॉपर से ज्यादा है। अभी अपन ने मान देखे, जिंक का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, जबकि कॉपर का ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट है। जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है उसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का अपचयन होगा। तो जिंक एनोड की तरह काम करेगा और कॉपर है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। ये एनोड है। इधर एनोड विद्युत रासायनिक सेल में ऋणावेशित होता है, और इधर ये है कैथोड, और जो कैसा होता है विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड धनावेशित होता है। ठीक है, देखिए अब सेल विभव की अगर अपन गणना करें, ई सेल, तो ई सेल का मान होता है, दोनों सेल के विभवों को अगर अपन जोड़ दें तो सेल का विभव प्राप्त हो जाता है, बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड। दोनों सेल के विभवों को अगर अपन जोड़ दें तो सेल का विभव प्राप्त हो जाता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव कौन कौन से विभव हैं? एनोड पे चूंकि क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण विभव है, ऑक्सीकरण विभव। और कैथोड है, उस पर चूंकि अपचयन हो रहा है, इसलिए ये विभव कैसा हुआ, अपचयन विभव हो गया। एनोड के लिए ऑक्सीकरण विभव और कैथोड के लिए अपचयन विभव हो गया। दोनों को अपन ने यहां पे जोड़ दिया। उदाहरण के तौर पे अपन देखें, जैसे गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, उसमें अपन देख रहे हैं कि जिंक और कॉपर के लिए अपन देख रहे हैं, तो ई सेल का मान कितना आएगा, एनोड किसका बना है, जिंक का बना है। जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान कितना है, प्लस 0.76 वोल्ट। जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान प्लस, कैथोड किसका बना है, कॉपर का बना है, और कॉपर के अपचयन विभव का मान कितना है, प्लस में ही है 0.34 वोल्ट। तो ये आ गया आपके पास 1.10 वोल्ट, ई सेल का मान आ गया।
है ना। कौन से सेल के लिए? गैल्वेनिक सेल की अगर अपन बात करें, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का कैथोड, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड अपन बनाते हैं, तब सेल का विभव आ गया 1.10 वोल्ट इसमें आ जाता है। क्लियर है। अब देखिए, ज्यादातर या सामान्यतः अपन क्या करते हैं कि सेल के लिए जो विभव है वो एक समान ही लिए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव एक समान लिए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन विभव लिए जाते हैं अपचयन विभव के रूप में। यहां तो अपन ने ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव काम में लिया है, लेकिन सामान्यतः क्या किया जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव हैं वो अपचयन विभव के रूप में ही लिए जाते हैं। तो अगर अपचयन विभव के रूप में लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका सूत्र कैसा हो जाएगा। ई सेल है बराबर, एनोड के लिए अपन क्या ले रहे थे? ऑक्सीकरण विभव, तो ये देखिए धनात्मक है। लेकिन अगर ऑक्सीकरण विभव की जगह अपचयन विभव ले लेंगे तो अपन जानते हैं कि ऑक्सीकरण विभव अगर धनात्मक है तो अपचयन विभव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो ई एनोड क्या हो जाएगा? ई एनोड नेगेटिव आ गया। यहां पे ऑक्सीकरण विभव की जगह मैं क्या ले रहा हूं? एनोड के लिए भी अपचयन विभव को ही काम में ले रहा हूं, और कैथोड के लिए भी अपचयन विभव ही काम में ले रहा हूं। एनोड का भी अपचयन विभव और कैथोड का भी अपचयन विभव। अब कैथोड का तो पहले भी अपचयन विभव लिया था अपन ने, अब भी अपचयन विभव ही लिया है, तो इसके चिन्ह में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन एनोड का चिन्ह क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और इसको मैं यूं भी लिख दूं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल का मान प्राप्त हो जाता है। तो ई सेल का सूत्र क्या हो गया? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कौन सी कंडीशन में? जब एनोड और कैथोड दोनों के आंकिक मान आप अपचयन विभव के रूप में काम में ले रहे हैं। दोनों के लिए आप यहां पे मान रखेंगे अपचयन विभव वाले। कैथोड को हमेशा किधर लिखते हैं? राइट साइड में, और एनोड को हमेशा किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ई सेल को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये सेल के विभव की गणना का सूत्र हो जाता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कैथोड है और लेफ्ट में एनोड है, और ऋणात्मक चिन्ह दोनों के बीच में कब आता है? जब दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए अपचयन विभव की वैल्यूज यहां पे रखी जाती हैं। तो देखिए वापिस अपन यही मान निकालने की कोशिश करें। जैसे देखिएगा वही डेनियल सेल के लिए ई सेल क्या हो जाएगा? ई राइट ई कैथोड। कैथोड किसका है? कॉपर का, और कॉपर के अपचयन विभव का मान कितना है? 0.34 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए माइनस ई एनोड, तो ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस। और एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का, तो जिंक के अपचयन विभव का मान कितना है? माइनस 0.76 वोल्ट, है ना। ये माइनस तो सूत्र से आ गया, और ये माइनस 0.76 वोल्ट क्या है? ये जिंक का अपचयन विभव है। माइनस माइनस प्लस हो गया और मान आ गया 1.10 वोल्ट। वही वैल्यू वापिस आ गई कि नहीं। इससे अपन क्या सीखते हैं कि जब आप किसी सेल के विभव की गणना करो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेल के विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये मैं आपको स्टार लगा के यहां पे लिख दूं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे आप। सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन हल किया और आपके सेल विभव का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही हल नहीं किया है। आप उसको दोबारा देखें, आपने वैल्यूज रखी हैं वो सही नहीं रखी। इस चीज को आप ध्यान रखें, सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है।
अब देखिए इसमें अगर मान लो एनोड और कैथोड में लिए गए जो विलयन हैं उनकी सांद्रताएं अगर 1 मोल है, कॉपर सल्फेट की सांद्रता भी 1 मोल और जिंक सल्फेट की सांद्रता भी 1 मोल है, तो सेल विभव को मानक सेल विभव कहेंगे। सेल विभव को मानक सेल विभव कहेंगे और इलेक्ट्रोडों के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। कौन सी कंडीशन में? जब जो सांद्रता है विलयन की वो कितनी हो, 1 मोल विलयन, 1 मोलर उसकी सांद्रता हो, तब ये मानक सेल विभव हो जाता है। और मानक सेल विभव को अपन कैसे दर्शाएंगे? ये जो ई नोट सेल है, ई सेल है, उसके ऊपर नोट लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनों पर भी लगा देंगे यहां पर इस तरह से। ये मानक को दर्शाने का तरीका है। और अपन ने जो ये वैल्यूज रखी है 0.34 कॉपर के लिए और -0.76 वोल्ट जिंक के लिए, ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के ही मान है। ये कॉपर का मानक अपचयन विभव है इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर के लिए, और -0.76 वोल्ट है ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान है। तो ये मानक कब आएगा? जब विलयनों की सांद्रताएं 1 मोलर होती हैं। क्लियर है? अब देखिए सेल विभव को अपन विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। सेल विभव को अपन क्या कह रहे हैं? ईएमएफ कह रहे हैं या विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कोई बल है जो विद्युत का वाहन करता है। तो सेल विभव या विद्युत वाहक बल को अपन इस तरह से भी बता सकते हैं कि सेल के सर्किट में इकाई आवेश मतलब 1 कूलाम को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल को या सेल विभव को अपने ऐसे भी बता सकते हैं कि सेल के सर्किट में से इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इकाई आवेश के प्रवाह के लिए है। अब देखिए उसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी सेल के सर्किट में से 10 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य W है। तो 1 कूलाम के लिए कितना कार्य हो जाएगा? W/10। कंडीशन लगा दी अपन ने, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। दूसरा, अगर किसी सेल के सर्किट में से प्रवाहित आवेश का मान 20 कूलाम है और इसके लिए किया गया कार्य W है, तो 1 कूलाम के लिए कितना जाएगा? W/20। कहने का मतलब 1 कूलाम आवेश के प्रवाह के लिए किया गया कार्य क्या आता है? W/प्रवाहित आवेश। यहां प्रवाहित आवेश 10 कूलाम है, यहां प्रवाहित आवेश 20 कूलाम है। इसको मैं यूं लिख दूं कि मान लेते हैं सेल के सर्किट में से प्रवाहित आवेश है Q कूलाम और किया गया कार्य है W जूल। तो 1 कूलाम के लिए कितना हो जाएगा? W/Q। और 1 कूलाम के लिए किया गया कार्य, ये 1 कूलाम के लिए किया गया कार्य हो गया कि नहीं? ये क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि E बराबर W/Q। E है सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, W है 1 कूलाम, W है Q कूलाम को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक कार्य और Q क्या है? प्रवाहित आवेश का मान।
डब्ल्यू की इकाई क्या है? जूल। क्यू की इकाई क्या है? कूलाम। और जूल बटा कूलाम होता है वोल्ट। जूल बटा कूलाम वोल्ट होता है, अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो बराबर वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल या सेल विभव की इकाई क्या हो गई? वोल्ट हो गई। और इसका सूत्र क्या हो गया? E बराबर W बट्टा Q, और W बराबर हो गया EQ। यह सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में लेंगे, न्यूमेरिकल भी इसमें पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, E की जगह V को भी काम में लेते हैं। E जो अपन सिंबल काम में ले रहे हैं, इसकी जगह V को भी काम में लेते हैं, तो W बराबर QV भी लिखते हैं। ठीक है। अब यहां देखिए कंडीशन लगाते हैं कि माना W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम। W का मान 1 जूल है और Q का मान 1 कूलाम है, तो E का मान देखो क्या हो जाएगा? सेल विभव या विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? 1 बटा 1, 1 हो गया, और जूल बटा कूलाम हो गया वोल्ट, 1 वोल्ट आएगा। तो अपन क्या कहेंगे कि अगर सेल के सर्किट में से अगर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा लगती है या 1 जूल कार्य किया जाता है, तो 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होगा, 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यहां से अपन ये बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप विद्युत वाहक बल क्या है या सेल विभव क्या है या किस तरह से अपन उसको परिभाषित करते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन बार बार में कह रहे हैं सेल विभव या विद्युत वाहक बल, और इसके लिए मैंने देखा था कि ये युक्ति क्या चीज है, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये क्या चीज है, कैसा इंस्ट्रूमेंट यहां पे ये लगा हुआ है। देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये यहां पे लेके जा रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये 2 प्रकार से हो सकता है, ये वोल्ट मीटर हो सकता है या पोटेंशियोमीटर हो सकता है। पोटेंशियोमीटर, जिसको अपन विभव मापी भी कहते हैं। दोनों का ही काम क्या है? दोनों का ही काम विभव को नापना है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों में जो अंतर है उसको नापना है, दोनों का ही काम। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पोटेंशियोमीटर है, उसको विभव मापी भी कहते हैं या आइडियल वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। यहां पर विभव को नापने के लिए जो डिवाइस अपन काम में ले रहे हैं, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, उसके लिए एक गुण होना बहुत आवश्यक है, और वो गुण क्या है कि इनके प्रतिरोध का मान अनंत और इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह 0 होना चाहिए। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। और धारा अपन जानते हैं, प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा कैसी हो गई? 0 होनी चाहिए। तभी अपन इसके सेल के सही विभव की गणना कर पाएंगे, क्योंकि सेल का विभव क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव में अंतर है, और वो अंतर का बिल्कुल सही मान तब होगा जब इस डिवाइस का प्रतिरोध अनंत हो और धारा 0 हो। क्लियर है? अब जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, उसका प्रतिरोध अनंत नहीं है, प्रतिरोध अनंत नहीं है, प्रतिरोध अनंत नहीं है वोल्ट मीटर का,
तो उसमें से क्या हो जाएगा, अतः कुछ धारा का प्रवाह हो जाएगा। प्रतिरोध अनंत नहीं है तो कुछ धारा का प्रवाह हो जाएगा, और धारा का जो प्रवाह हो गया तो इस सेल के विभव में थोड़ी गिरावट आ जाती है, सेल का विभव गिर जाता है, सेल का विभव कम हो जाएगा, जिसे अपन कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और सेल का विभव कम हो जाएगा, और जो मान ये नापेगा उसे अपन कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहेंगे उसको, विभवांतर। तो अगर इस विद्युत रासायनिक सेल में आप यहां पे वोल्टमीटर काम में लेते हैं तो उसका प्रतिरोध अनंत नहीं होने के कारण उसमें से कुछ विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण इस सेल के विभव के मान में कुछ गिरावट आ जाएगी, और वो जो मान प्राप्त होगा उसे अपन कहेंगे विभवांतर, विभवांतर कहेंगे उस कंडीशन में। क्लियर है चीज, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो अपन कहेंगे कि बाह्य सर्किट बंद है, मतलब जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो बाह्य सर्किट कैसा है, बाह्य सर्किट बंद है, मतलब जुड़ा हुआ है और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। क्लियर। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर पर, विभव मापी पर। अगर मान लेते हैं यह डिवाइस विभव मापी है, तो विभव मापी एक प्रकार का आदर्श वोल्ट मीटर ही है, दोनों के काम एक जैसे ही हैं, दोनों के इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर नापेंगे ये। तो पोटेंशियोमीटर के गुणों की अगर अपन बात करें तो इसका प्रतिरोध अनंत है, प्रतिरोध अनंत है तो धारा क्या हो गई, शून्य हो गई, और धारा शून्य हो गई तो इसका मतलब बाह्य सर्किट क्या है, खुला हुआ है। उसका मतलब आपस में कनेक्शन नहीं है, विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं हो रहा है, बाह्य सर्किट खुला हुआ है। अब चूंकि देखिए इसमें धारा शून्य है, इसका मतलब धारा के बहने में कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, धारा नहीं बह रही है इसमें, तो जो विभव का अंतर आएगा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में वो बिल्कुल सही आएगा, एग्जैक्ट मान प्राप्त होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और वो जो अंतर आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, सेल विभव कहेंगे या विद्युत वाहक बल कहेंगे। विद्युत वाहक बल की गणना पोटेंशियोमीटर से कर रहे हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो कहेंगे विद्युत वाहक बल का मान जो आया वो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में एग्जैक्ट अंतर के बराबर आता है। लेकिन अगर वोल्टमीटर लगाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में जो अंतर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है थोड़ा वोल्टमीटर में, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पे विभवांतर क्या है और विद्युत वाहक बल क्या है या सेल विभव क्या है ना। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि सेल विभव और विभवांतर में अंतर बताइए, तो अपन पढ़ तो चुके ही हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर उनके अंतर की बात भी अगर अपन कर लें तो देखिएगा, डिफरेंस देख रहे हैं किस किस के बीच में, विद्युत वाहक बल, जिसे और क्या कह सकते हैं अपन, सेल विभव भी कह सकते हैं, और दूसरा अपन ले रहे हैं विभवांतर। ठीक है, दोनों में अंतर ले रहे हैं। पहला अंतर, विद्युत वाहक बल या सेल विभव की गणना किसके द्वारा की जाती है, गणना विभव मापी के द्वारा करेंगे,
जिसे अपन क्या कह रहे हैं, पोटेंशियोमीटर कह रहे हैं। विद्युत वाहक बल या सेल विभव की गणना पोटेंशियोमीटर के द्वारा की जाती है, जबकि विभवांतर की गणना वोल्टमीटर के द्वारा की जाती है। क्लियर। दूसरा, विभव मापी में अभी अपन ने देखा कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए जो मान आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मान आएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर आएगा, बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ वोल्टमीटर में जब अपन गणना करते हैं तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि कुछ विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो उसमें जो आएगा वो विभवांतर आएगा और वो एग्जैक्ट मान से थोड़ा कम आता है। तो अपन कहेंगे कि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से ज्यादा होता है, विभवांतर से ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। और विभवांतर का मान इससे उल्टा विद्युत वाहक बल से कम होता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो गया विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। तीसरा, सेल विभव या विद्युत वाहक बल की गणना कर रहे हैं विभव मापी से, और विभव मापी के प्रतिरोध का मान अनंत है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाह्य सर्किट खुला हुआ है। यूं लिख दूं मैं, बाह्य सर्किट कैसा है, खुला है। और इसमें अपन जो विभवांतरी गणना कर रहे हैं वोल्टमीटर के द्वारा कर रहे हैं, और वोल्टमीटर के प्रतिरोध का मान अनंत नहीं होता है, उसमें कुछ विद्युत धारा बह रही है, इसलिए अपन कहेंगे बाह्य सर्किट बंद होता है। तो ये तीन अंतर हो गए विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आसानी से इसको अपन समझ सकते हैं। तो इस तरह से अपन सेल के विभव की गणना कर सकते हैं। अब सेल के विभव की गणना के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड के विभवों के मान चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोडों के विभवों की गणना कैसे होती है, ये आंकिक मान कहाँ से आया, जिंक है उसके लिए 0.76 का ये आंकड़ा कहाँ से आया, कॉपर है इलेक्ट्रोड उसके लिए 0.34 वोल्ट का ये आंकिक मान कहाँ से आया। तो ये चीज़ अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तो घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।